मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक करें। नमस्कार मित्रों, कुंडली सिखाने की श्रृंखला में मैं रवि शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, जो मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि किस प्रकार से लग्न से नवमास चक्र बनाते हैं और किस प्रकार लग्न को देखकर और चंद्रमा को देखकर महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा की गणना करते हैं। उसी वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पे पूछा है कि किस प्रकार पंचांग को देखकर हम कुंडली बना सकते हैं। देखिए मित्रों, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पंचांग को देखकर और कुंडली का निर्माण करें, क्योंकि क्या होता है, यदि आप सॉफ्टवेयर से बनाते हैं तो एक ज्योतिष, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर होने के कारण आपको पंचांग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और यदि कोई आपके पास आता है, उस समय आपका सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर का एक्सेस नहीं है आपके पास किसी भी कारण से, तो एटलीस्ट आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप एस्ट्रोलॉजर है, पंचांग से देखिए किस प्रकार से हम कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। इस चीज़ की जानकारी होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आज हम ये चीज़ को देखेंगे कि किस प्रकार पंचांग से हम कुंडली का निर्माण करेंगे। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है, 2-4 छोटे छोटे सूत्र हैं और बहुत ही आराम से आप समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो पंचांग ले रखा है मैंने, श्रीदेव पंचांग है। पंचांग के बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहली बात कि जिस स्थान पर आप हैं, जिस स्थान के लिए आप कुंडली का निर्माण कर रहे हैं, उस स्थान का पंचांग आपके पास होना चाहिए। हमने जो यहाँ पर पंचांग लिया है ये रायपुर का है, क्योंकि मैं रायपुर में रहता हूँ और रायपुर का पंचांग है मेरे पास। छत्तीसगढ़, राजस्थान, रायपुर, ये रायपुर का पंचांग है, श्रीदेव पंचांग। यदि किसी ऐसे जातक की कुंडली मुझे बनानी है जिसका जन्म चंडीगढ़ में हुआ हो या मुंबई में हुआ हो या दिल्ली में हुआ हो, तो मुझे उस स्थान के पंचांग की आवश्यकता होगी, क्योंकि उस स्थान पर जो लग्न सारणी है वो बदल जाएगी, जो सूर्य उदय का समय है और बाकी जो ग्रह हैं उसके स्पष्ट मान वो समय समय पर बदल जाएंगे। इसलिए जिस स्थान के जातक के लिए आपको कुंडली का निर्माण करना, उस स्थान का पंचांग होना आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। दूसरी चीज़ कि हर वर्ष ये पंचांग नया निकलता है, तो आपके पास हर वर्ष का पंचांग होना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे आप जब इस लाइन में घुसेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हर साल एक पंचांग खरीदते करते आपका इस कलेक्शन हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग के लिए, सीखने के लिए मैं आपसे बोलूँगा कि सबसे पहले कोई भी एक करंट वर्ष का पंचांग आप ज़रूर खरीदें। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सीख सकें। तो चलिए पंचांग के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देता हूँ इससे पहले कि हम लोग शुरू करें। ये पंचांग है, इसमें मुख्यतः 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। जो सबसे मेन चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है लग्न सारणी। ये जो पेज है इसे हम कहते हैं लग्न सारणी। यहाँ लिखा हुआ है मध्य प्रांतीय रायपुर लग्न सारणी। ये लग्न सारणी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो चीज़ हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है ये, हर एक महीने का, जैसे ये अप्रैल माह है, हर एक महीने का हमें हर एक ग्रहों का स्पष्ट मान दिया हुआ है। हर एक दिन के लिए चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, ये सारे ग्रह कितने तारीख को कौन सी राशि में कितने अंश पर होंगे ये दिया हुआ है। ये पंचांग में आपका दिया हुआ रहता है। उसके बाद हमें जो लगेगा वो लगेगा सूर्योदय। बस सूर्य उदय, लग्न का स्पष्ट मान और लग्न सारणी, इन 3 चीज़ों से मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से लग्न कुंडली का निर्माण हम करेंगे हमारे पंचांग को देखकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं ये पंचांग यहाँ से हटाता हूँ। देखिए, ये मैंने एक सिंपल सा चार्ट बना रखा है आपके लिए। ये है लग्न, ये लग्न चार्ट जो हमें बनाना है, जो अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। जन्म स्थान, तिथि और समय ये हमें पता होना चाहिए। जन्म का समय और सूर्योदय का समय, इन दोनों से हम ईस्ट काल निकालते हैं। सबसे पहले ईस्ट काल निकालने के बाद हम सूर्य का स्पष्ट मान निकालते हैं।
और सूर्य का स्पष्ट मान निकालने के बाद हम लग्न का कैलकुलेशन करते हैं। हम यहाँ पर लग्न किस अंश पे किस राशि का लग्न है ये बताएंगे, और बाकी के ग्रह किस राशि पर कितने अंश पर होंगे जिस समय जातक का जन्म हुआ, ये भी कैलकुलेट आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं जन्म स्थान, जन्म तिथि, जन्म समय। मेरे पास रायपुर का पंचांग है, तो मैं जन्म स्थान को रायपुर ले लेता हूँ। यहाँ पर हमने जन्म तिथि ले ली 17 जून 2020, जन्म समय हमने ले लिया 11:26 सुबह, स्थान हमारा है रायपुर। ये 3 चीज़ हमें मालूम है, और जो पंचांग के 3 मेन डिटेल मैंने आपको बताया है, वो 3 डिटेल हमें पता है। बस इतनी सी जानकारी से हम पूरा कुंडली का निर्माण करेंगे आज। जन्म समय है 11:26। सूर्योदय का समय क्या है? तो सूर्योदय का समय चलिए देखते हैं पंचांग में। तो ये पंचांग है हमारा, और इसमें हमें सूर्योदय का समय देखना है 17 जून के लिए। ये मई माह है, ये जून है। जून में 17 जून को यदि आप देखें तो 17 जून को जो सूर्योदय था, ये 17 है, 17 ये है सूर्योदय। रवि उदय, ये सूर्योदय जो 17 जून को है, ये है 5:26 आप देख सकते हैं। तो 5:26 है सूर्योदय का समय। अब इसे हम बंद करते हैं। सूर्योदय का समय है 5:26 सुबह का। इन दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे। जन्म समय और सूर्योदय समय के समय में जो डिफरेंस है वो है 6 घंटे का। जातक का जो जन्म का समय है और सूर्योदय का समय उसी दिन का जो है, उसका डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे, वो है 6 घंटे। अब इस 6 घंटे को हम इष्टकाल में बदलेंगे। इष्टकाल में बदलने के लिए कुछ जानकारी इष्टकाल के बारे में मैं पहले दे देता हूँ आपको। जिस प्रकार समय को हम घंटे, मिनट और सेकंड में देखते हैं, इष्टकाल को हम देखते हैं घटी, पल और विपल में। जिस प्रकार 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, उसी प्रकार 1 घटी में 60 पल और 1 पल में 60 विपल होते हैं। घंटे और घटी का जो संबंध है उसे देख लेते हैं। 1 घंटे में 2.5 घटी और 1 मिनट में 2.5 पल होते हैं। इसी प्रकार 1 सेकंड में 2.5 विपल होंगे। तो चलिए इष्टकाल में इसको कन्वर्ट करते हैं। 6 घंटा है, 6 घंटा इसका मतलब हुआ 6 × 2.5 घटी। मिनट है नहीं, ये तो हम यहाँ प्लस करके मिनट लेते हैं कि इतना मिनट × 2.5 पल। खैर यहाँ पर मिनट है नहीं, ये हो गया 6 दूनी 12, 15 घटी 0 पल। ये हमारा इष्टकाल आ गया। हमने इष्टकाल निकाला 15 घटी 0 पल। अब एक और जानकारी मैं आपको बताता हूँ। सूर्य का भ्रमण, हर एक ग्रह का जो भ्रमण की गति होती है वो फिक्स है। हर एक ग्रह एक अपनी निर्धारित गति से ही भ्रमण करता है। तो सूर्य का जो भ्रमण है वो इस प्रकार है, वो 1 अंश 0 कला और 52 कला प्रतिदिन के रफ्तार से भ्रमण करता है। यानी 24 घंटे में वो 1 अंश 0 कला और 52 कला, जिसे हम यहाँ मैंने कैलकुलेट करके लिखा हुआ है 3652 विकला प्रति 24 घंटे की रफ्तार से वो भ्रमण करता है। सूर्य का भ्रमण 3652 विकला प्रति 24 घंटे। मैंने इसे विकला में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि मुझे आगे कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। जब मैं कैलकुलेशन करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमने सूर्य के भ्रमण को यहाँ पर लिख लिया। अब सूर्य के भ्रमण के बाद हम सूर्य का स्पष्ट मान निकालेंगे। तो सूर्य का स्पष्ट मान निकालने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये कि जिस समय जातक का जन्म हुआ उस समय सूर्य की स्थिति क्या थी। तो ये कैसे देखेंगे? तो ये देखने के लिए हम फिर से पंचांग उठाएंगे और पंचांग में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ।
हमने जून महीने का लिया 17 जून, ये जून माह है, ये जून माह है। और जून माह में 17 तारीख में देखूंगा, ये है 17 तारीख। 17 तारीख को जो तिथि थी वो थी 11 एकादशी तिथि थी 17 तारीख को। अब ये एकादशी तिथि का महत्व यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर सूर्य का स्पष्ट मान दिया हुआ है कि कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को सूर्य का मान ये था। तो मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ कि सूर्य का स्पष्ट मान अष्टमी को कितना था, यहाँ लिखा हुआ है 1, 28, 18, 48। पहले हम इसको लिख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ ये क्या है। 1, 28, 18, 48, ये मैंने लिख लिया। अब इसे मैं बंद कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर देते हैं। अष्टमी तिथि को सूर्य पहली राशि को पार करके दूसरी राशि में 28 अंश 18 कला और 48 विकला पर भ्रमण कर रहा था। किस समय? सुबह के 5:30 बजे। वो जो स्पष्ट मान दिया हुआ है हमारे पंचांग में, ये सुबह 5:30 बजे का है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सुबह के 5:30 बजे का है। तो सुबह के 5:30 बजे सूर्य जो है अष्टमी तिथि को इस स्थिति में था, पहली राशि को पार करके 28 अंश 18 कला और 48 विकला में भ्रमण कर रहा था। जो तिथि जिस समय जातक का जन्म हुआ वो थी एकादशी। अष्टमी के बाद नौमी, 10वीं, एकादशी, 3 तिथि। तो 3 तिथि के बाद सूर्य की जो स्थिति है वो क्या होगी। तो मैंने आपको बताया सूर्य का भ्रमण जो है 1 अंश और 52 कला प्रतिदिन होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 1 अंश को, एकादशी तिथि है, तो मैंने यहाँ पर 1 अंश 52 कला को 3 बार लिख दिया, 1 अंश 52 विकला। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि अष्टमी तिथि में ये स्थिति है, नौमी तिथि मतलब 1 दिन बाद सूर्य इतना और भ्रमण करेगा, 10वीं तिथि 1 दिन बाद और इतना भ्रमण करेगा, एकादशी तिथि इतना और भ्रमण करेगा। तो जब ये चारों को हम ऐड करेंगे तो एकादशी तिथि में जो सूर्य की स्थिति होगी वो आ जाएगी। इसको चलिए ऐड करते हैं। पहले ऐड किस प्रकार करना है, बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको बताया है कि एक पल में 60, माफ़ कीजिएगा, एक कला में 60 विकला होते हैं, 1 अंश में 60 कला होती है। तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं। 8, 2 10, 2 12 और 2 14, 14 का 4 में 1, 4 1 5, 5 10, 15 20, 20 का अर्थ है 204। ये 18, 28, 29, 30, 31, एक राशि। अब इसे और थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्योंकि 204 विकला, इसका अर्थ ये है कि इसमें 3 बार 60 कला आएगी। तो ये 180 इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी 24 विकला। 180 माइनस करने के कारण 3 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 कला। 30 अंश पे एक राशि पार कर लेता है, तो यहाँ हो जाएगा 1 अंश, और 30 अंश को एक राशि में कर देंगे, ये हो गया दूसरा। तो एकादशी तिथि में सूर्य दूसरी राशि पार करके 1 अंश 21 कला 24 विकला में सुबह 5:30 बजे था। दूसरी राशि पार करके तीसरी राशि में अर्थात वृष राशि पार करके मिथुन राशि में भ्रमण कर रहा था। ये सुबह 5:30 बजे का कैलकुलेशन है। अब हमें कैलकुलेशन निकालना है 11:26 का। तो 11:26 और सुबह 5:30 बजे, इसमें डिफरेंस कितना है पहले ये हम निकालेंगे। तो इस डिफरेंस को मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ कि सुबह 11:26 में 5:30 को माइनस किया जाए
तो ये आएगा 5 घंटा और 56 मिनट। 5 घंटे 56 मिनट। 5 घंटे 56 मिनट का डिफरेंस है सूर्य का जो हमें मान पता है और जातक के जन्म में। अब मैंने आपको बताया है कि जब 24 घंटे हों तो 3652 विकला का भ्रमण होता है। तो 5 घंटे और 56 मिनट, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5.93 घंटे में 3652 विकला डिवाइड बाई 24 इंटू 5.93, इतना विकला ट्रैवल करेगा सूर्य कितने समय में? ये 5:30 बजे का जो हमें मान पता है और जातक के जन्म, इसके बीच में कितने विकला का ट्रैवल करेगा सूर्य, ये हम यहाँ देखेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये आएगा 902 विकला। अब 902 विकला को हम कला में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आएगा 15 कला और 2 विकला। तो 5:30 बजे से लेके जातक के जन्म के बीच में सूर्य ने और 15 कला और 2 विकला का भ्रमण किया। तो इसमें अब हम ऐड कर देंगे 15 कला और 2 विकला। तो ये हो गया दूसरी राशि में एक अंश 36 कला 26 विकला। ये हमारा सूर्य का स्पष्ट मान आ गया। तो ये जो सूर्य का स्पष्ट मान आया है इसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा दूसरी राशि पार करके, मतलब थर्ड राशि में। थर्ड राशि हमारी मिथुन है, तो मैंने यहाँ मिथुन लिख दिया। कितने अंश पे? एक अंश 36 कला और 26 विकला, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद अब लग्न का स्पष्ट मान हमें देखना है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि लग्न कौन सा आएगा। अब लग्न कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो लग्न का स्पष्ट मान निकालने के लिए हम देखेंगे कि सूर्य का जो हमने कैलकुलेशन किया है, सूर्य हमने कैलकुलेशन किया था दूसरी राशि पार करके एक अंश 36 कला और 26 विकला। तो यहाँ पर एक बार हम देखते हैं कि एक अंश 36 कला और 26 विकला में क्या स्थिति बनती है। ये हमारी लग्न सारणी है। अब सूर्य की स्थिति जो है वो है एक अंश 36 कला और 26 कला दूसरी राशि में। तो ये है हमारी दूसरी राशि पार करके, ये 2 नंबर लिखा हुआ है मिथुन, दूसरी राशि पार करके मिथुन में है। तो यहाँ पर मैंने देख लिया, यहाँ पर सूर्य जो है वो एक अंश से ऊपर है। तो एक अंश से ऊपर है, तो यहाँ एक अंश से ऊपर यहाँ 2 लिखा हुआ है। मिथुन में 2 अंश पे हम देखेंगे कि क्या इष्टकाल है। तो ये हमारा जो इष्टकाल आएगा वो यहाँ से हम देखेंगे। कहाँ से? मैं फिर से आपको बता देता हूँ। सूर्य एक अंश 30 कला को भी पार कर चुका है दूसरी राशि को पार करके। तो यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है मिथुन राशि में, यहाँ आ जाइए। उसके बाद एक अंश 36 कला, मतलब एक अंश को पार कर चुका है। तो 0 अंश, 1 अंश, 2 अंश। हम दूसरे अंश वाले पे जो वैल्यू है उसे देखेंगे। ये है 12, 30, 40। इसे हम यहाँ लिख लेते हैं 12, 30 और 40। ये लग्न सारणी में जो ये मान दिया हुआ है ये 12 घटी 30 पल 40 विपल। और जो हमारा इष्ट काल आया है, इष्ट काल हमने यहाँ निकाला था 15 घटी 0 पल 0 विपल। इसको हम ऐड कर देंगे। जब इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा 40 विपल 30 पल और ये 27 घटी। इसमें मैं एक चीज़ बता दूं, यदि घटी 60 से ऊपर आता है तो आपको 60 माइनस कर देना है। 27 घटी 30 पल 40 विपल, ये हमारा आ गया। अब ये यहाँ से हम निकालेंगे, ये हमारा लग्न का घटी पल आ गया है। अब यहाँ से हम अंश निकाल लेंगे लग्न सारणी से। तो एक बार फिर से देखते हैं कैसे निकालेंगे। फिर से मैंने यहाँ पर लग्न सारणी को खोला
और यहाँ पर अब मुझे खोजना है 27 घटी 30 पल और 40 विपल कहाँ लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये घटी, पल और विपल है। तो ये 2 घटी है, 7 घटी, 12 घटी, 17 घटी, 23 घटी, 28 घटी, मतलब इस लाइन में कहीं होगा। 23 घटी के बाद मैं यहाँ पर देखो ये 27 घटी है। 27 घटी और 30 पल, 27 घटी 7 पल, 27 घटी 18 पल, 27 घटी 28 पल, 27 घटी 39 पल। तो 27 घटी 28 पल और 27 घटी 39 पल के बीच में हमारा 27 घटी 30 पल आएगा। तो इन दोनों का मान हम लिख लेते हैं एक बार। 27 घटी 7 पल 12 विपल और 27 घटी 27 घटी 30 पल, मतलब 27 घटी 28 पल और 48 विपल। 27 घटी 28 पल 48 विपल और 27 घटी 39 पल 36 विपल। ये दोनों हमने लिखा है। तो इन दोनों को अंश देख लेते हैं। इसका अंश है 23, इसका अंश है 24। 23 अंश और 24 अंश, 23 अंश और 24 अंश। और ये किस राशि में है? तो ये है सिंह राशि में। यहाँ हमने सिंह लिख लिया। अब इसे बंद करते हैं। अब मैं समझाता हूँ ये है क्या। ये जो घटी पल मान आया हमारा, ये लग्न का है। इसे हमने जब लग्न सारणी में देखा तो हमें पता चला कि ये जो घटी पल है ये 23 अंश और 24 अंश के बीच में आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा लग्न है वो सिंह लग्न का है, 23 अंश और 24 अंश के बीच में। तो लग्न हमारा आ गया सिंह। तो लग्न में यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारा आ गया लग्न। इसमें सूर्य हमें मिथुन राशि में बैठाना है। तो मिथुन राशि में हमने सूर्य बैठा दिया और हमें अब लग्न का मान निकालना है, लग्न का अंश एक्यूरेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर आप देखिए कि 27 घटी 28 पल से ज़्यादा है और 27 घटी 39 पल से कम है। ये इसका मतलब 23 अंश से ऊपर है, 24 अंश से नीचे है। अगर हमें ये पता चल जाए कि इन दोनों के बीच में ये कहाँ आता है, कितनी दूर पे आता है, तो वो पता चल जाएगा। तो लग्न हमारा 23 अंश पे है और कला और विकला हमें सिर्फ निकालनी है। कला और विकला कैसे निकालेंगे? तो इसका डिफरेंस निकालेंगे सबसे पहले। इसका जब डिफरेंस हम निकालेंगे तो इसका डिफरेंस आएगा 16 में 8 गया 8, 6 और 2, 8 में 4 गया 4, 8 में 8 गया 0, 3 में 2 गया 10। ये 10 कला 48 विकला, माफ कीजिएगा 10 पल और 48 विपल। 10 पल 48 विपल की दूरी में एक अंश है। जो एक अंश है उसकी दूरी है 10 पल 48 विपल। अब यहाँ से इसकी दूरी निकालते हैं कि 23 अंश से ये कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे 27 घटी 28 पल और 48 विपल को। 10 में 8 गया 2, 6 3 9 में 4 गया 5। अगर 10 पल 48 विपल में एक अंश की दूरी है तो 1 पल और 52 विपल में कितनी दूरी आएगी, ये हम कैलकुलेट करते हैं। 1 पल और 52 विपल। जब भी कोई कैलकुलेशन हो तो हमें एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। 1 पल मतलब 60 विपल, 60 और 52 112 विपल। 112 विपल इसकी दूरी आई और यहाँ पर 10 पल 48 विपल 10 648 विपल। अब 648 विपल पे एक अंश का अर्थ है 60 कला। 648 विपल में 60 कला की दूरी है अगर लगने की, तो 112 विपल में कितनी दूरी होगी?
60 बाई 648 गुने 112, इसका कैलकुलेशन हम करते हैं तो ये आएगा 10.4 कला, यानी कि 10 कला और 6 चौक 24 विकला, 10 कला और 24 विकला। अब ये 10 कला 24 विकला को हम यहाँ पर लिखेंगे। 23 अंश से कितना ऊपर हुआ ये? 23 अंश से ऊपर हुआ 10 कला और 24 विकला। तो मित्रों, ये हमने देखा कि किस प्रकार से पंचांग की मदद से हम लग्न का मान निकाल सकते हैं, और सूर्य ग्रह की भी स्थिति हमने निकाली कि कौन से राशि पे कितने अंश पे है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका था, इसलिए मैंने इसे 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे चंद्रमा से लेके जो बाकी के ग्रह हैं उनका मान किस प्रकार से हमें कैलकुलेट करना है पंचांग की मदद से। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।